विषय में संभवतः सभी रीट के विद्यार्थी बैठे हैं। तो रीट प्री और मेंस, अभी हमारा उद्देश्य जनवरी में होने वाली रीट प्री है। पाठ्यक्रम आपके पास होगा ही। इसमें आप लोगों को लाभ क्या होने वाला है? तैयारी तो आप रीट की कर रहे हो, लेकिन आप में से जो जो 18 से 25 वर्ष तक की आयु के, सामान्य वर्ग के, ओबीसी में 3 वर्ष की और छूट, सब इंस्पेक्टर की तैयारी भी अगर आप करोगे, परीक्षा दोगे, तो भी आपका सब कुछ इसी रीट वाले में से ही आ जाएगा। ये आपको लाभ होगा। और जब भी आप तैयारी करो, आपको एक रजिस्टर हिंदी के लिए अलग से ही लगाना चाहिए। रफ कॉपी में सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो आप उसको फेयर करते रहो। घर जाके एक अलग हिंदी की कॉपी लगाओ, और वो आपको संभवतः एक बार की तैयारी आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए व्याकरण से संबंधित पर्याप्त होगी। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं अपने हिंदी विषय को शुरू कर रहे हैं। तो हिंदी विषय को शुरू कर रहे हैं। तो हिंदी क्या है? हिंदी है एक भाषा। हिंदी भाषा है, और भाषा हम कोई भी सीखें तो हमें उस भाषा की व्याकरण आनी चाहिए, तभी हम भाषा पर अधिकार कर सकते हैं। ठीक है ना? अब हिंदी एक भाषा है, और उस भाषा की व्याकरण सीखना अनिवार्य है भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए। अब व्याकरण है, तो हिंदी व्याकरण हो, अंग्रेजी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, या किसी भी भाषा की व्याकरण हो, तो व्याकरण को सीखने के लिए हमें व्याकरण के तीनों अंगों का बोध होना चाहिए। व्याकरण के 3 अंग हैं, और इन 3 अंगों में पूरी व्याकरण समाहित है। अब व्याकरण का जो पहला पहला अंग है, वो है वर्ण। जब हम सीखते हैं, शुरुआत एलकेजी, यूकेजी, सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? वर्ण। वर्णों से फिर जोड़ जोड़ के शब्द बनाना, और शब्दों से वाक्य बनाना हम सीखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु आ जाता है हमारा वर्ण, दूसरा शब्द, और तीसरा वाक्य। ये व्याकरण के 3 अंग हैं। और आप पुराने रीट के प्रश्न पत्र उठाओ, उसमें इन तीनों से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो रीट एक ऐसा है जिसमें तीनों के तीनों अंग दे रखे हैं, लेकिन ऊपर जब लेकर जाते हैं, व्याख्याता बनाते हैं, तो उसमें वर्ण अंग को खा गए। सेकंड ग्रेड अध्यापक बनाते तो उसमें वर्ण टॉपिक को रखा हुआ है। वर्ण का पूरा ज्ञान ना होने से हमारे शब्दों का उच्चारण, भाषा का सही प्रयोग हम नहीं कर पाते। कई बार किस शब्द का उच्चारण कैसे करना है, मात्राओं का ज्ञान, ये सारा के सारा हमें वर्ण बताते हैं कि हमें किस प्रकार से इनका प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा पहला बिंदु है वर्ण।
वर्ण क्या है? वर्ण में हम देखेंगे कि वर्ण है भाषा की लघुत्तम इकाई। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। ठीक है। अब यहां एक छोटी सी समस्या हमारे सामने आ जाती है कि कुछ लोग वर्ण और अक्षर में अंतर नहीं कर पाते। वर्ण के साथ साथ हमें अक्षर के बारे में भी पता होना चाहिए। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है, तो जो अक्षर है वो लिपि की लघुत्तम इकाई है। ये हमें मालूम होना चाहिए। भाषा शब्द बना है भाष धातु से। भाष में अन प्रत्यय जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं भाषण। भाष के साथ अन जोड़ा तो भाषण बना। जब भी आप भाषण सुन रहे हो तो आपके कानों में ध्वनि आ रही है, आवाज आ रही है। लेकिन कोई लिख रहा है तो आपके कानों में आवाज आती है? नहीं आती। तो ये ध्यान रखना कि जो भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है, तो वर्ण क्या है? वह लघुत्तम ध्वनि जिसके खंड न किए जा सकें, वो वर्ण है। भाषा की लघुत्तम इकाई यानी बोलते समय जिसके खंड ना हो, वो क्या है? वर्ण है। और लिपि कहते हैं जिसको लिखा जाए, और लिखते समय जिसके खंड ना हो, वो अक्षर है। अब आपके सामने मैं उदाहरण देता हूं। इसको आप क्या मानोगे? वर्ण मानेंगे। इसको क्या मानोगे? ये भी वर्ण है। देखो, इसके खंड हम कर सकते हैं क अ। इसके अ, इधर जो पढ़े हैं ये चारों ही अक्षर है। ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है। अब आप इसके टुकड़े करके दिखा दो। नहीं कर सकते। लिखित रूप में जिसके खंड नहीं कर सकते, वो अक्षर है। संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है, हिंदी में अधिकतर पुस्तकों में इसकी कोई परिभाषा नहीं दे रखी। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदी की जो पुस्तक लगी है उसके अंदर इसकी परिभाषा दे रखी है। कि परिभाषा है, संस्कृत में इसकी परिभाषा आती है। अ का मतलब होता है नहीं। जब भी, जैसे ज्ञात जिसको जाना जा चुका हो, अज्ञात जिसको जान नहीं पाए हो। अ का मतलब नहीं होता है। ऐसे ही क्षर शब्द से पहले ये अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अ का मतलब नहीं। क्षर 7वीं 8वीं में ही विज्ञान की पुस्तक में क्षरणशील, क्षरण होना, टूटना, और अक्षर, न माने नहीं, क्षरण होना माने टूटना। जो किसी भी स्थिति में टूट नहीं सकता, चाहे आप उसको बोलो, चाहे आप उसको लिखो, किसी भी स्थिति में जो टूट ना सके, वो क्या है? अक्षर है। समझ गए बात को? तो ये अक्षर की पहचान है कि लिपि की लघुत्तम इकाई। लिपि की लघुत्तम इकाई का मतलब, अब आप इसको बोलोगे तो भी नहीं टूटेगा, लिखोगे तो भी नहीं टूटेगा। लेकिन जो लिखने में टूट जाए उसको आप अक्षर नहीं कह सकते। जो किसी भी स्थिति में ना टूटे, जिसका किसी भी स्थिति में क्षरण ना हो, वो अक्षर कहा जाएगा। स्पष्ट है? तो ये ध्यान रखोगे। अब आपको जो ये चीज सीख रहे हो, यही जेलर परीक्षा में भी लगा हुआ टॉपिक। यही आप जेईएन एईएन के लिए तैयारी करते हो, उसमें भी है ये टॉपिक।
आपको ये ध्यान रखना है। और वो तो विद्यार्थी खुद समझदार है, जो चीज़ पढ़ रहा है उसको एक बार नोट कर ले, लिख ले। उसके बाद किसी भी परीक्षा में वो टॉपिक होगा तो हम जो बोर्ड पर करेंगे इससे बाहर नहीं होगा, ये निश्चिंत रहना, ठीक है ना। तो अब अक्षर की परिभाषा हो गई। अक्षर आपके दिमाग में बैठ गया कि जो वर्ण है वो तो भाषा की लघुत्तम इकाई है। हमने बोला क टुकड़े नहीं होते, का एक लघुत्तम ध्वनि है। का भले ही क और आ से बना है, लेकिन आप जब उच्चारण करोगे तो एक ही अखंडित ध्वनि निकलेगी, का। आप यूं नहीं कहोगे क आ, ऐसे दो आवाज नहीं निकालोगे। अखंडित ध्वनि वर्ण है। ध्वनि, आवाज, साउंड जो बिना टुकड़े किए मुख से निकले वो वर्ण है। और लिखते समय आप जिसके खंड ना कर सको वो अक्षर है। इसके बाद हम जानेंगे वर्ण भेद। वर्ण भेद, वर्ण के भेद दो होते हैं। एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्णमाला में अपने को दो तरह के वर्ण मिलेंगे, ठीक है। लिखो नंबर एक, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में स्वर वर्ण में देखो क्या है। वे ध्वनियां, लिख लो, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राणवायु बिना किसी बाधा के, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राणवायु बिना किसी बाधा के मुख से निकले उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में 11 मानी गई है। स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में 11 मानी गई है। हिंदी में आप स्वर देखोगे 11, संस्कृत में अधिक मिलेंगे। संस्कृत में 13 मिलेंगे, लेकिन हिंदी भाषा में 11 माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लिखो स्वरों का भाषा में स्वरों का भाषा में दो प्रकार से प्रयोग होता है। स्वरों का भाषा में दो प्रकार से प्रयोग होता है। तो जो स्वर वर्ण है उनको हम भाषा में जब उनका प्रयोग करेंगे तो दो प्रकार से। एक स्वतंत्र रूप और दूसरा मात्रा रूप। जो मात्रा रूप होता है वो केवल व्यंजनों में होता है। मात्रा रूप आपको मिलेगा वो केवल व्यंजनों में, और जो स्वतंत्र रूप मिलेगा वो कहीं पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप है अ, आ, ई, ई, उ,
री ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर हमें मिलते हैं। और मात्रा रूप होता है, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जिस व्यंजन में अ होता है उसके नीचे हलंत चिन्ह नहीं होगा। आ की मात्रा होती है, किसी भी व्यंजन में लगेगी, यही लगेगी। बड़ी की मात्रा, सॉरी, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजनों में इनकी मात्रा इस तरह से मिलती है। अब ये मात्राओं का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, मैंने अलग से लिख दी हैं, लेकिन इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इनका प्रयोग केवल व्यंजनों में। अब दो बातें ध्यान में रखने की है। एक तो ये जो री है, इसको रै मानने की गलती न करें। र होता है संयुक्त व्यंजन में होता है इस तरह से, ये रै है, लेकिन ये स्वर युक्त व्यंजन है। जैसे बाकी सारे स्वर युक्त हैं, ऐसे ये भी स्वर युक्त व्यंजन है जिसमें री की मात्रा लगी हुई है। इसको रै मानने की गलती नहीं करनी। ठीक है। अब दूसरी बात जो समस्या आती है लिखते समय, लिखो रूप और रुपया। रूप और रुपया अहंकार उत्पन्न करते हैं। ये एक सूक्ति के रूप में लिखा, लेकिन मेरा उद्देश्य इसमें र वर्ण के साथ छोटे ऊ और र वर्ण के साथ बड़े ऊ, यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का प्रयोग कैसे किया जाए, ये बताना है। अब आप देखोगे ये ऊ ह्रस्व है, किसी वर्ण के साथ ऊ की ध्वनि कम हो रही हो तो उस पर ह्रस्व ऊ लगेगा, और जिसमें ऊ अधिक ध्वनित हो रहा हो उसमें दीर्घ ऊ लगेगा। आप उच्चारण करके देखोगे, रुपया, रूप, किस में ऊ अधिक ध्वनित हो रहा है? रूप में ऊ अधिक ध्वनित हो रहा है और रुपया में ऊ कम ध्वनित हो रहा है। तो रुपया में जो ऊ लगेगा वो छोटा ऊ होगा, और रूप में जो ऊ लगेगा वो बड़ा ऊ होगा। तो यहां छोटे ऊ की पहचान है, रै के साथ चिपका रहेगा, इस जगह कोई गोल गुंडी नहीं बनेगी। और बड़े ऊ की पहचान है, ये हल्का सा स्पेस होता है और इस तरीके से ये यहाँ चिपका हुआ नहीं होता, और ये ऐसे होता है, एक गुंडी सी बनती है। तो अगर आप बड़ा ऊ लिख रहे हो, रूप लिख रहे हो तो ये, और रुपया लिख रहे हो तो ये लिखोगे। तो ये ध्यान रखने की बात है। रुपया शब्द में बिना गुंडी का ऊ, और रूप शब्द में ये। लेकिन लोगों की आदत होती है, चाहे छोटा ऊ लिख रहे हैं, जिनको आदत ऐसा लिखने की है वो ऐसा ही चलेंगे, चाहे रुपया लिख रहे हैं चाहे रूप लिख रहे हैं। या फिर जिनको बड़ा ऊ लगाने की आदत है वो दोनों में ही रुपया
रूप एक से ही चला देते हैं। तो आप अपनी कॉपी में नजर डालोगे, संभवतः रुपया और रूप एक जैसा ही बना रखा होगा। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी। जहां ऊ कम ध्वनि तो रे के साथ ऊ लगाना है, वहां गुंडी नहीं लगनी चाहिए, सीधा वो टच होएगा, ये प्रारूप है, ऐसा रहेगा। और जहां हमें ऊ अधिक ध्वनित हो रहा है, वहां इस प्रकार का ऊ बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये गलती भी हो जाती है। शब्द शुद्धि में आता है गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरु में इधर ऊ, उपदेश में भी ऊ, दो ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाता है। और गुरु उपदेश शब्द लिखा हुआ आता है, उसमें छोटा ऊ लगा देते हैं। हम देखते हैं कि और एक बड़े ऊ वाला भी लगा देते, कहते हैं दो विकल्प तो एक जैसे आ गए। वो एक जैसे नहीं होते, उनमें सूक्ष्म अंतर होता है और हमें पहचानने में दिक्कत आती है। और वहां ड्यूटी किसी गणित वाले की, सामाजिक विज्ञान वाले की लगी हो, वो कहते हैं हाँ कोई सा कर दो, बोनस अंक मिलेंगे। तो कोई बोनस अंक मिलने वाले नहीं है। वहां आपको छोटे ऊ और बड़े ऊ का अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है अपने इस मात्रा के संबंध में। इसके अतिरिक्त हमारे सामने और समस्याएं आती हैं मात्रा संबंधी, वो हम जानेंगे। आप लोगों को मैं कुछ शब्द लिखवाता हूं। शब्द लिखो: नदी, कवि, देवी, वधु, वधु दुल्हन को कहते हैं, वधु, मधु, अश्रु, अश्रु आंसू को कहते हैं, गुरु, सखी, गिरी पर्वत वाला, यति, यति। लिख लिए? ये शब्द मैंने लिखवाए क्यों? आप लोगों को समस्या किन शब्दों के अंत में छोटी ई लगाएं, किन शब्दों के अंत में बड़ी ई लगाएं, क्योंकि ई तो ई है और ऊ तो ऊ है, सोच ये है। तो यहां थोड़ा सा हमें अंतर मालूम हो तो फिर हमसे गलती नहीं होगी। इसमें बोलो, पहला शब्द आपने क्या लिखा? आपको मैं बताता हूं इस अशुद्धि से बचने का तरीका क्या है। व्याकरण जो आई है, हिंदी व्याकरण, वो पूर्णतः संस्कृत से आई है। कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो हिंदी ने अपना अलग से बनाया हो। संस्कृत से हिंदी में व्याकरण आई हुई है। और आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द। हाँ, कुछ देशज शब्द जरूर बने हैं जो अपने मन से बना लिए, वो अलग हैं। लेकिन बाकी जो तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, या फिर अर्ध तत्सम शब्द हैं, इन सब की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। संस्कृत से सारे नियम हिंदी में आए हैं। संधि का कोई नियम ऐसा नहीं जो आपको कि तो सिर्फ हिंदी का है। सारे नियम संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं। और जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्लस से पहले भी एक सार्थक शब्द बनता है, प्लस के बाद भी सार्थक शब्द बनता है। और वहां हमें ये नहीं पता होता कि हाँ किस में कौन सी ई सही होगी, किस में कौन सा ऊ सही होगा। ई और ऊ वाले ही अधिक समस्या पैदा करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे, जब व्याकरण बनाई पाणिनि ने, उसमें शब्द तैयार किए गए तो शब्दांत जो स्त्रीलिंग
शब्दांत और पुल्लिंग शब्दांत। स्त्रीलिंग शब्दांत और पुल्लिंग शब्दांत। स्त्रीलिंग शब्दांत ई बड़ी मिलेगी और ऊ भी बड़ा, और पुल्लिंग शब्दांत ई भी छोटी और ऊ भी छोटा लगाओगे। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई मिलेगी वो उनका व्यवहारिक रूप है, मूल शब्द नहीं है। मूल शब्दों में तो ई छोटी ही होती है। जैसे मैंने आपको लिखवाया यति, मूल शब्द यतिन होता है, पक्षिन होता है। इसी तरीके से योगिन मूल शब्द होता है। ये शब्द पुल्लिंग है, इनमें जो ई थी वो छोटी ही थी। जैसे राजन शब्द होता है, तो पुल्लिंग शब्दों के अंत में जो स्वर होता है वो तो ह्रस्व ही होता है, लेकिन जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ह्रस्व स्वर के बाद न भी होता है, उस न का लोप करने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे आप राजन शब्द है, राजन शब्द में जय में ए है, न हटा दो आ लग जाएगा राजा। आप संधि विच्छेद में प्लस से पहले जो शब्द बनाओगे, जैसे राज ऋषि है, तो राज प्लस ऋषि कभी नहीं लिखोगे, राजा प्लस ऋषि। राजेश, राजा प्लस ईश। राजा शब्द अंत में आ लगा है, और अन्यथा व्याकरण बनाने वाले ने तो पुल्लिंग शब्दों को ए दिया था। बालक, राम, मोहन, सोहन, सबके अंत में ए लगे, अंत में लगाने की बात है ये। और स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ, सीता, गीता, रमा, उमा, विद्या, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिंग संबंधी प्रश्न भी आ जाता है, उस हिसाब से भी आप देखोगे कईयों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और समस्या वही पैदा करते हैं जब परीक्षा में समस्या आती है। अंत में ए होता है, और नाम समाज के अंदर लड़कियों के होते हैं, विद्यार्थी उन शब्दों को स्त्रीलिंग चुनाते हैं। कैसे? जैसे सरोज शब्द है, सरोज नाम लड़कियों का मिलेगा, सुमन नाम लड़कियों का मिलेगा। कोई कहेगा सुमन मेरी चाची है, मेरे ताऊ की बेटी है, तो सुमन नाम ऐसे मिलते हैं। सुमन शब्द पुल्लिंग है। किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण किया जाता है, एक तो ये अंत में ह्रस्व स्वर आ रहा है, सुमन के अंत में ए आ रहा है, तो स्त्रीलिंग कैसे हो सकता है? स्त्रीलिंग के अंत में तो आ आता है। विद्या, उमा, गीता, सीता, ये स्त्रीलिंग है पक्का। लेकिन जो राजा शब्द है वो अंत में आ आने पर भी पुल्लिंग क्यों है? क्योंकि शब्द तो राजन था, न था, उसने न का त्याग किया है, तो अंत में दीर्घ स्वर आया। अन्यथा व्याकरण बनाने वाले ने तो ह्रस्व स्वर ही दिया था। और व्याकरण बनाने वाला कौन था? पाणिनि। पाणिनि आदमी था या स्त्री था? आदमी था, ऋषि था। और आदमी को कोई चीज बांटने को दे दो तो वो क्या करेगा? जो चीज बड़ी है या ज्यादा है वो स्त्रियों को दे दी, और जो छोटी है, कम है, वो पुरुषों को दे दी। ये एक तुक है याद रखने के लिए, और कुछ नहीं है। तो उसने क्या किया? ह्रस्व स्वर दे दिए पुरुषों को, लगाओ अंत में, और दीर्घ स्वर दे दिए स्त्रियों को, लगाओ। तो वो भेदभाव कर गए, और हमें उसको स्वीकार करना है। एक तो लिंग लिंग वाला प्रश्न आएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब सुमन, नीलम, सरोज, शशि, ये नाम लड़कियों के, मधु, ये नाम लड़कियों के मिलते हैं ना, लेकिन ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। लिंग निर्धारण करना, शब्द का अर्थ निकालो। सुमन फूल है, सुमन का अर्थ फूल है। अब फूल होता है या होती है? नीलम एक पत्थर है, पत्थर होता है या होती है? मधु शहद है, शहद होता है होती है? तो मधु है। शशि चंद्रमा है,
तो चंद्रमा मामा है मामी है, पुल्लिंग है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो नाम अर्थ के आधार पर तय करोगे, शशि शब्द को देखते ही स्त्रीलिंग है, ऐसा नहीं। शशि का अर्थ चंद्रमा, चंद्रमा पुल्लिंग है तो शशि शब्द पुल्लिंग है। मधु का अर्थ शहद, शहद होता है पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है। द्रव पदार्थों में छाछ और किसको, चाय, चाय कॉफी एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। छाछ और चाय को छोड़कर सभी द्रव पदार्थ पुल्लिंग होते हैं, चाहे वो दही है, चाहे दूध है, घी है, शहद है, सब पुल्लिंग है। केवल चाय और छाछ या लस्सी जिसको कह देते हैं, ये स्त्रीलिंग है, अपवाद में आ जाते हैं। कीमती धातुओं में चांदी स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है, लोहा, तांबा, सोना, ये सभी। तो ये ध्यान रखने की बातें होती हैं। तो यहां आप लोगों ने जो शब्द लिखे, अब इस आधार पर सही करोगे। पहला शब्द क्या लिखा, नदी। नदी के बारे में क्या उदाहरण है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है। तो नदी शब्द में जो ई लगेगी, चाहे वो संधि में आए, चाहे वो अकेला लिखना हो, ई बड़ी। एक बात और ध्यान रखोगे, किसी भी शब्द के अंत में बड़ी ई हो, यदि हम उसको बहुवचन करते हैं तो उसकी ई छोटी हो जाती है। नदियां लिखोगे ई छोटी, नदियों लिखोगे ई छोटी। नदियां शुद्ध है या नदियों, बहुवचन, नदी का बहुवचन नदियां सही है या नदियों सही है, नदियां। तो ये बात भी दिमाग से निकाल दो कि नदियां सही है, दोनों ही सही है। परिस्थिति होती है, कारक चिन्ह सुने आप लोगों ने कभी, ने, को, से, के द्वारा, के लिए, में, पर, का, के, की, ये कारक चिन्ह है। यदि कारक चिन्ह लगा हो बाद में, इस जगह पर कारक चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह आ जाए तो ये सही है, और ना आए तो ये सही है। बिना कारक चिन्ह के आप नदियां शब्द का प्रयोग करोगे बहुवचन में, और कारक चिन्ह लगने पर नदियों शब्द का प्रयोग करोगे। कैसे, जैसे नदियां बह रही हैं, अब नदियां के बाद कारक चिन्ह आया, नहीं आया, तो नदियां बह रही हैं, समझ गए। नदियां सुख देती हैं, नदियां जल देती हैं, ये आप ये प्रयोग करोगे। अब लगा लो में, को, पर, नदियों में जहर मत घोलो। अब नदियां में बोल सकते हो, अब नदियों का ही प्रयोग, हाँ यो ओ का प्रयोग किया ना, के, नदियों के संगम से पूरे देश का भला होगा। ये नदियों को मिलाने का प्रयास चल रहा है, तो कहीं पर अतिरिक्त बाढ़ या व्यर्थ में जल जा रहा है, और कहीं पर जल की कमी है कि फसलों के लिए भी नहीं मिल पा रहा। तो जब नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो लाभ हो जाएगा। तो जो भी है, अब हमने में, को, से, किसी का भी प्रयोग कर लो। हम जल कहां से लेते हैं, नदियों से। अब नदियों से, तब नदियां से नहीं बोल सकते। तो बिना कारक चिन्ह के तो ये सही है, सॉरी, बिना कारक चिन्ह के तो ये चलेगा, और कारक चिन्ह बाद में आ गया तो नदियों चलेगा। तो दोनों ही सही हैं। ये नहीं कहोगे कि नदी का बहुवचन सिर्फ नदियां ही सही है, नदियों गलत है। अपनी अपनी जगह दोनों ही सही हैं, ठीक है। अब नदी में हमने ई लगाई बड़ी, क्यों लगाई, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे शब्द बोलो, कवि। कवि में ई लगाओगे छोटी, पुल्लिंग है। और बोलो, देवी में ई लगाओगे
बड़ी। वधु में ऊ लगाओगे बड़ा, क्योंकि वधु दुल्हन को कहते हैं। अब वधु शब्द ऐसा है इसमें कई लोग छोटा ऊ लगा जाते हैं, संभवतः लगा दिया। तो जिन्होंने छोटा ऊ लगाया समझ लो उसने किसी पुरुष को दुल्हन के कपड़े पहना दिए। वो पुल्लिंग शब्द है, समझ गए। तो ये ध्यान रखोगे, वधु शब्द स्त्रीलिंग है, ऊ बड़ा लगाओगे, छोटे ऊ का प्रयोग नहीं करोगे कभी भी। और ये संधि में आता रहता है। वधूत्सव शब्द परीक्षा में अक्सर आता है, और वहां दिए गए 4 विकल्पों में वधु प्लस उत्सव छोटे ऊ वाला भी होगा, और वधु प्लस उत्सव वधु बड़े ऊ वाला भी होगा। तो आपने चयन किसका करना है? बड़े ऊ वाले का। तो इस तरीके की बातें दिमाग में रहेंगी तो आपसे अशुद्धियां नहीं होंगी। सही उत्तर पता होते हुए भी जो गलती होती है, हमें पता है कि वधु उत्सव का विच्छेद वधु प्लस उत्सव है, लेकिन अब वधु छोटे ऊ वाला सही है या बड़े ऊ वाला सही है, ये बात दिमाग में नहीं रहती तो फिर होगी गलती। आते हुए भी हमने गलत चयन किया। तो ये हो गया वधु। आगे मधु। मधु में छोटा ऊ क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। आगे बोलो। अश्रु। अश्रु कहते हैं आंसू को, और ये द्रव पदार्थ ही है, तरल होता है ना, पुल्लिंग ही है। ठीक है ना? आगे बोलो। गुरु। गुरु शब्द में ऊ लगाओगे छोटा। गुरु होता है या होती है? होता है, तो छोटा ऊ लगाओगे, बड़ा ऊ नहीं लगाओगे रह में ऊ। गुरु शब्द का अर्थ बड़ा होता है। लघु माने छोटा और गुरु माने बड़ा। लघु का विलोम गुरु ही होता है। आगे बोलो। सखी। सखी में ई लगाओगे बड़ी। लेकिन कई बार आप देखोगे कि किताबों में लिखा होता है सखी वे कहकर जाते। यशोधरा खंड काव्य है, उसमें संबोधन आता है कि सखी वे कहकर जाते, उसमें ई छोटी है। संबोधन कारक में चाहे पुल्लिंग शब्द हो चाहे स्त्रीलिंग शब्द हो, सबकी ई छोटी हो जाती है। जिन पुल्लिंग शब्दों में, जैसे योगी में बड़ी ही है, लेकिन हे योगी ई छोटी हो जाएगी। हे सखी या सखी वे कहकर जाते, तो सखी संबोधन किया गया। जब किसी को पुकारा जाए तो उनमें फिर ई बड़ी नहीं लगेगी, कभी भी छोटी लगेगी संबोधन में। ये भी नियम होता है, ठीक है ना? तो संधि, आपको तो संधि में जरूरत पड़नी है, वाक्यों में तो जरूरत पड़नी नहीं है। वाक्यों में कोई कविता वगैरह ऐसा तो आने वाला नहीं है आपके सामने, ठीक है ना? तो ये स्पष्ट हो गया। तो ये ध्यान रखोगे, ऊ और ई में ही गलतियां अधिक होती हैं। जिन ये जो शब्द है इसमें जो यति, आगे और शब्द लिखवाया मैंने, यति, यति में भी ई बड़ी लगाओगे, लेकिन ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ये ध्यान रखोगे। पुल्लिंग होते हुए भी ई बड़ी क्यों है? क्योंकि यतिन शब्द का नय लुप्त होता है। जैसे राजन का नय हटाया, राजा बन गया, ह्रस्व दीर्घ हो गया। यतिन का नय हटाएंगे तो ये ह्रस्व यानी छोटी बड़ी हो जाएगी। पक्षिन का नय हटाएंगे, बड़ी। मंत्रिन, मंत्रिन में भी छोटी होती है, नय हटाएंगे ये बड़ी हो जाएगी। तो किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ी है तो समझ लो कि उसका मूल रूप छोटी प्लस नय वाला था, अंत में इन था, छोटी ई और नय था। नय हटते ही वो छोटी बड़ी में बदल गई, समझ गए? महक आपको बताता हूं। हम अपने नियम, जो तत्सम शब्दों के संस्कृत के नियम हैं, उन शब्दों को विदेशी शब्दों पर नहीं थोप सकते, ठीक है? विदेशी, जो महक शब्द है विदेशी शब्द है, ठीक है ना? तो महकना एक क्रिया है, महकना क्रिया में ना हट गया, ए प्रत्यय जुड़ गया, महक क्रिया शब्द है, यूं भी कह सकते हैं, ठीक है ना? तो क्रिया शब्दों के बारे में अपने जाना, क्रिया होती है, महकना क्रिया होती है। तो ये क्रिया शब्द है। पहली बात तो संज्ञा शब्द से बना नहीं है, क्रिया शब्द से बना है। महक, महकना क्रिया में ए प्रत्यय जोड़ करके बनाया गया है। और
तो ये थे हमारे शब्द। तो मात्रा संबंधी अशुद्धियां जो संधियों में काम आने वाली है, महक शब्द को आप कभी भी संधि में नहीं देख सकते क्योंकि ये विदेशी शब्द है, अरबी फारसी के शब्द है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे। तो अब आ जाते हैं अपने वर्ण टॉपिक में। पुनः मात्रा संबंधी जो छोटी मोटी बातें थी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम स्वरों के दोनों रूपों को जान चुके हैं। एक पॉइंट ये लिख लो, स्वरों के साथ दो अतिरिक्त वर्ण लिखे जाते हैं। ये लिख लो, स्वरों के साथ दो अतिरिक्त वर्ण लिखे जाते हैं जिन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो ये स्वरों के साथ जो लिखे जाते हैं वो दो अयोगवाह वर्ण होते हैं। एक है अनुस्वार और एक है विसर्ग। इसको अनुस्वार कहा जाता है और इसको विसर्ग कहा जाता है। इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है। और ये जो अनुस्वार है इसका एक आधा रूप भी होता है, उसका नाम है अर्धानुस्वार। अर्धानुस्वार क्या होता है? ये चंद्र बिंदु होता है। तो अनुस्वार का आधा रूप होता है, विसर्ग का कोई आधा रूप नहीं होता। तो ये स्वरों के साथ लिखे जाते हैं। अयोगवाह में मूल ये दोनों माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने इसको भी कहा कि अनुस्वार में अयोगवाह वर्णों में 3 वर्णों को स्थान दिया जाए, अर्ध अनुस्वार को भी अयोगवाह में रखा जाए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आज का समय समाप्त। कल अपने